So we are covering New Horizons of Public Administration book written by M. लक्ष्मीकांत और अभी हम फर्स्ट चैप्टर में टॉपिक बात करेंगे द पब्लिक इंटरेस्ट पे। पब्लिक इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। बेसिकली जब हम ये मान के चलते कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप सिटीजन्स को सर्व कर रहे हो, तो सिटीजन्स को सर्व करने के लिए या क्या चीज उनको सर्व की जाएगी, उनके भले के लिए क्या है, उनके इंटरेस्ट में क्या है, ये फाइनल कॉल किसकी होगी, फाइनल डिसीजन किसका होगा। तो उसके बारे में पब्लिक इंटरेस्ट है। दो डिफरेंट थ्योरीज आती हैं, एक पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी है, एक पब्लिक चॉइस अप्रोच है या पब्लिक चॉइस थ्योरी है। So, discussion of public administration have generally been concerned with efficiency and economy. The underlying idea has been to see that administration becomes result oriented and productive by spending least resources. ये कल मैंने आपको बताया कि efficiency से हमारा क्या मतलब है कि कम से कम resources में हमारा काम होना चाहिए। ये एफिशिएंट अप्रोच के साथ साथ देयर हैज बीन अ ग्रोइंग कंसर्न अबाउट व्हाट मे बी ब्रॉडली कॉल्ड मोरालिटी और एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एफिशिएंट तो है ही है, लेकिन मोरालिटी और एथिक्स किसको कहते हैं, इसके ऊपर भी कंसर्न जो है वो आने लगा था। गवर्नमेंट हैज अ यूनिवर्सलिस्टिक कैरेक्टर, इट हैज टू सर्व द कॉमन गुड विदाउट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड मैन। गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट का काम यूनिवर्सलिस्टिक है। गवर्नमेंट जो भी करती है उसका इम्पैक्ट हर एक इंसान पर आता है। इसीलिए जब गवर्नमेंट एफिशिएंसी की बात करती है ना, तो उसमें हमेशा एक मोरल टोन रहती है। It is against this background that a broad theory of public interest has emerged to provide a general framework for the functioning of public administration. इस बैकग्राउंड में पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी जो है वो डेवलप होती है। पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर के डिफरेंट कंसर्न्स हमारे सामने आए। क्या क्या थे? पहला, द मेंबर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूट अ पावर एलीट। देखो, ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने आप में एक पावर एलीट है। दे आर लाइकली टू टेक डिसीजन इन सेल्फ इंटरेस्ट और अंडर प्रेशर फ्रॉम पावरफुल इंटरेस्ट ग्रुप। ये चीज जब मैं आपको पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी बता रही थी, उसके क्रिटिसिज्म बता रही थी, तो मैंने कहा था कि चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जिनको आपने जिम्मेदारी दी है जनता की भलाई के लिए फैसले लेने की, वो अपने भलाई के लिए डिसीजंस लेंगे, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो काम करेंगे। दूसरे केस में पब्लिक इंटरेस्ट में बी इन jeopardy. Another argument has been that the bureaucracy is a mindless machine that turns out decisions mechanically. आप ब्यूरोक्रेसी पर डिसीजंस लेने के लिए भरोसा नहीं कर सकते। ब्यूरोक्रेसी तो एक मशीन की तरह है जिसका काम है लिए गए डिसीजंस को मैकेनिकली इंप्लीमेंट करना बिना अपना दिमाग लगाए। ये रूल बाउंड एडमिनिस्ट्रेशन may look very neat and tidy, but it may not be able to serve the wider cause of public interest. तो पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन पर आप नहीं छोड़ सकते हैं। Still, another argument can be derived from Herbert Simon's discussion on administrative decision making. इसमें साइमन कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजंस होते हैं ना, दीज आर ऑफन बेस्ड ऑन ग्राउंड्स अदर देन दोस ऑफ एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। हम जब बाउंडेड रैशनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज क्लियर होगी कि जो फैसले लिए जाते हैं ना, बहुत बार वो आपके एफिशिएंसी और इकोनॉमी पर बेस्ड नहीं होते। वो डिसीजंस किस पर, बहुत सारे डिफरेंट ग्राउंड्स पर बेस्ड होते हैं। जैसे गवर्नमेंट फार्म लॉ लेकर के आई थी, 3 फार्म लॉज लेकर के आई थी, जनता ने प्रोटेस्ट करा, वापस इनको रिपील कर दिया गया। अब अगर सिर्फ ये देखो कि एफिशिएंसी और इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से ये लॉज बहुत अच्छे थे, लोग मानते, एक्सपर्ट आज भी मानते बहुत अच्छे कानून थे, लेकिन इनको रिपील किया गया। क्यों? क्योंकि आपके डिसीजन मेकिंग में एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी के अलावा और भी बहुत सारी कंसिडरेशन या बहुत सारे फैक्टर्स है जिनको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। Then social and psychological factors greatly influence the way decisions are taken by the decision makers. Social factors, psychological factors, हमारा अपना एक आप कह सकते हो हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक एथनोग्राफिक प्रोफाइल होती है, और उस एथनोग्राफिक प्रोफाइल में वो कहाँ से पढ़ा है, उसके बैकग्राउंड, उसके फैमिली वैल्यूज और ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, वो भी उस डिसीजन मेकर को इन्फ्लुएंस करती है। The importance of sense of public interest as a wider ethical commitment in public administration assumes significance in this context. तो आप क्या कह रहे हो? पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स समथिंग दैट इज एथिकल, तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफी सिग्निफिकेंट होती जा रही है। इसको लेकर के कमेंट करा गया है, द मोस्ट फ्रीक्वेंटली हिडन एजेंडा इन द डेलिब्रेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स इज द इफेक्ट ऑफ substantive or procedural decisions upon the personal life or and fortune of those deliberating, and yet the very call to serve a larger public often evokes a degree of selflessness and nobility on the part of public servants beyond the capacity of cynics to recognize or to believe. अब ये देखो, आपके आंसर्स में अगर आप ये गलती करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन का एक पैराग्राफ है, तो क्या होता है, हमें इसको दोबारा से रीड करना पड़ता है इसका मीनिंग समझने के लिए। अच्छा चलो, इसमें पहले तो ये देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लक्ष्मी का सॉरी
मोहित भट्टाचार्य वाली बुक को पढ़ते टाइम यही आती है कि बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती हैं जिनमें हमें प्रॉपर मीनिंग ही नहीं पता होता, या ऐसी टर्म्स ऐसी लाइंस जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमारे अंदर क्रिएट करती हैं। अब इसमें ये देखो, the most frequently hidden agenda in the deliberations of public servants. Public servants के काम में, उनके deliberations में, उनके decisions में, उनके implementation में एक hidden agenda होता है, और वो क्या है? Hidden agenda is the effect of substantive or procedural decisions upon the personal life and fortunes of those deliberating, and yet the very call to serve a larger public often evokes a degree of selflessness and nobility on the part of public servants beyond the capacity of cynics to recognize or to believe. हमें ऐसा लगता है कि जब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो डिसाइड कर रहे हैं तो वो अपने भले के लिए डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन एक डिग्री ऑफ सेल्फलेसनेस आती है, सब में आती है कि हम यहाँ पर इस अथॉरिटी पर हैं, हमें भी जनता की भलाई के लिए काम करना है, राइट? तो ये चीज जो है वो कई बार हमसे मिस हो जाती है। Man's feet may wallow in the bog of self-interest, but his eyes and ears are strangely attuned to call from the mountain top. ये कहा गया है कि हमारे, ये बहुत पोएटिक लाइन यूज करी गई है यहाँ पे, कि हमारे पैर हो सकता है सेल्फ इंटरेस्ट के कीचड़ में धंसे हुए हो, लेकिन हमारी आंखें और हमारे कान हमेशा पहाड़ की चोटी की तरफ देखते रहती है। मतलब हम हमेशा ऊंचाइयों की तरफ बात करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान प्योरली गलत नहीं होता। इफ ही इज मेकिंग एनी काइंड ऑफ रॉन्ग डिसीजन, तो कहीं ना कहीं उसको इस चीज का रियलाइजेशन जरूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान शुरू से लेकर के लास्ट तक अपने 30 इयर्स के करियर में, 25 इयर्स के करियर में उसने जो डिसीजंस लिए हो वो सारे ही डिसीजंस गलत हो। कहीं ना कहीं आप जनता के इंटरेस्ट के लिए काम करते ही करते हो। सो एक मॉरल फिलोसफी है, ठीक है? सो एज मॉरल फिलोसफी हैज insistently claimed there is fundamental moral distinction between the propositions. I want this because it serves my interest and I want this because it is right. Obviously इसमें डिफरेंस है, दोनों स्टेटमेंट में फर्क है। मुझे ये चाहिए बिकॉज ये मेरे लिए सही है, या मुझे ये करना है बिकॉज एक्चुअल में ये काम सही है, इसमें फर्क है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में क्या है, इसको लेकर के फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन आती है, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग आती है। दिस फिलोसफी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट फॉल ब्रॉडली इनटू 4 क्लासेस। पहला होता है इंट्यूशनिस्ट फिलोसफी, इंट्यूशन पर बेस्ड होती है। ओके, कैसे? ये एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस को जस्टिफाई करते हैं बाय पॉइंटिंग आउट दैट इन कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस द एडमिनिस्ट्रेटर चूज एन अल्टरनेटिव बाय इंट्यूशन। आपके सामने कन्फ्लिक्ट है, आपके सामने डायलेमा है, आप डायलेमा में से बाहर कैसे निकलते हो? आपकी गट फीलिंग आपको कहती है कि नहीं, दिस इज द राइट वे, आपकी इंट्यूशन आपको कहती है ये सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई डिसीजन लेना है, उस डिसीजन में आप क्या करोगे? आप अपनी इंट्यूशन, आप अपनी गट फीलिंग पे जाओगे, तो ये है इंट्यूशनिस्ट फिलोसफी। दूसरे शब्दों में कहो कि द पर्सन विल फॉलो द राइट कोर्स ऑफ एक्शन अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। उस सर्कमस्टांस में, उस सिचुएशन में जो भी बेहतर कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी ना। आपकी इंट्यूशंस जो होती है ना, बहुत हद तक आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड होती है। अगर, जैसे अगर आप मान लो कभी आपने बस में ट्रेवल ना किया हो, तो आप अगर फर्स्ट टाइम ट्रेवल करोगे तो आपके इंट्यूशंस क्या कहेंगे कि इट्स नॉट सेफ टू ट्रेवल इन बस। आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे। वेयर एज एक पर्सन जिसकी आधी जिंदगी बस में सफर करते हुए निकल गई हो, आधी जिंदगी, कि जिसकी कॉलेज लाइफ फिर वर्क लाइफ सारी इसी में है कि बस में बस एक पैर रखने के लिए जगह मिल जाए, उसके लिए इंट्यूशन क्या है? उसके लिए ये थोड़ी ना कि बस में सफर करना बहुत खतरनाक है, नहीं, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो इंट्यूशन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और इंट्यूशन आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। तो ये चीज जो है ना, ये फिलोसफी आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं प्रोवाइड कराती फॉर एक्शन, नोर डज इट स्पेल आउट एन एक्सप्लिसिट थ्योरी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ना कोई ये पब्लिक इंटरेस्ट की थ्योरी डेवलप करती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए द फर्स्ट थ्योरी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इज इंट्यूशनिस्ट फिलोसफी। सेकंड आती है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म क्या होता है? इट्स अ सेकंड philosophical school that view public interest from the standpoint of promotion of excellence in all spheres of social activity. सबका भला होना चाहिए, हर जगह एक्सीलेंस होना चाहिए, ऑल स्पेयर्स ऑफ सोशल एक्टिविटी, दैट इज परफेक्शनिज्म। Public resources, according to this school of thought, should be spent in such a way that the best member of the society benefits most from the expenditure. जो समाज के सबसे अच्छे लोग हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए। तो परफेक्शनिज्म क्या है? इट्स एन एलीट फिलोसफी। ये कैसे तय करोगे कि बेस्ट मेंबर्स कौन है सोसाइटी के?
बेस्ट मेंबर आप उन्हीं को बोलोगे ना जो सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो क्या वो बेस्ट मेंबर्स नहीं है? आप यहाँ पर क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि कुछ ही लोगों को ज्यादा फायदा होना चाहिए। सो इट्स अ एलीट फिलोसफी एंड ऑब्वियसली एंटी इगैलिटेरियन। अच्छा, ये कौन बताएगा इगैलिटेरियन क्या होता है? बहुत जगह आता है ये वर्ड आपके, वन ऑफ द फेमस वर्ड इगैलिटेरियन। पता, इंडियन सोसाइटी इगैलिटेरियन है या नहीं है? हाँ या ना? egalitarian equality, equal society where everybody is equal. ओके, यस मैम, इसीलिए अभी क्या बोला गूगल गया? किया। सॉरी। अभी गूगल किया। ओके, एंटी इगैलिटेरियन का मतलब होता है कि इनइक्वालिटी को प्रमोट करती है, इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करती। इन इगैलिटेरियन इनइक्वल सोसाइटी को बोलते हैं। सो इंडियन सोसाइटी इज नॉट इगैलिटेरियन सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट आता है यूटिलिटेरियनिज्म। ये तो आप मुझे बताओगे यूटिलिटेरियनिज्म क्या होता है? एथिक्स पढ़े हुए हैं आपने? कौन बताएगा? ये तो मैंने पढ़ने के लिए भी दिया था। Ma'am, best for larger public goods. कैन यू रिपीट? Best for larger public goods. That means जिस ऐसे कोई प्रोजेक्ट जैसा नेशनल हाईवे, जिसके लिए वो जो पेड़ कटवाते हैं ना, हम्म, जो लार्जर पब्लिक गुड के लिए अच्छा है, वो यूटिलिटी। ठीक है, काफी हद तक सही है। कोई और रिफाइन करना चाहेगा? कोई इस सवाल पे प्रकाश डालना चाहेगा विचारों का, अपने विचारों का? benefit for majority of people. कर लिया गूगल? अनम्यूट करो पहले आप। मैं कह रहा हूँ ये पहला पहला नहीं था, ढूंढना पड़ा काफी। एक तो ये वर्ड इतने बड़े बड़े होते हैं, इनको टाइप करने में भी टाइम लगता है। आई थिंक मैंने पहले भी सर्च किया है, तो मैंने खाली यूटीआई डाला तो इतने में आ गया था। पहले सर्च किया हुआ, फिर भी याद नहीं रहा। कहाँ अब उम्र हो चली है, अब नहीं याद रहता। सही है। ओके, सही बताया, नहीं बताया तो बता दो। पांच पांच शब्दों में। मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द मोस्ट ऑफ पीपल। अच्छा, सर ने कुछ लिखा है, लेट मी रीड। मैंने बिना सर्च किए बताया, प्रोवाइडिंग मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम पीपल। हाँ, लेकिन इसमें एक छोटा सा एलिमेंट और होता है चॉकलेट दे यूटिलिटेरियन दो मैम, फिलोसफी में। चॉकलेट दे दो मैम, 5 स्टार। आई डोंट ईट चॉकलेट, सो आई डोंट कीप चॉकलेट्स एंड एनीवे, इसमें एक और छोटा सा स्लाइट एडिशन और होता है कि आप ज्यादातर लोगों को जब आप बेहतर बना रहे होते हो, तो उस प्रोसेस में अगर कुछ लोगों का नुकसान हो रहा है तो वो जस्टिफाइड है। जैसे आप डैम बना रहे हो और उस डैम बनाते टाइम एक छोटी सी कम्युनिटी को डिस्प्लेस करना पड़ रहा है आपको, तो वो ठीक है। अगर 1 लाख लोगों को फायदा हो रहा है और वहां से 1000 बंदे हटाए जाने हैं, तो दैट इज जस्टिफाइड। ये यूटिलिटेरियनिज्म होता है। ठीक है, तो इसकी एक्चुअली होता है कि द पब्लिक इंटरेस्ट इज सर्व्ड व्हेन अ पब्लिक पॉलिसी मेक्स एवरीवन स्लाइटली बेटर ऑफ इवन दो इट मेक्स अ फ्यू इंडिविजुअल स्लाइटली वर्स ऑफ। ज्यादातर लोगों को ये बेहतर बनाती है, और इस दौरान अगर मान लो कुछ लोग स्लाइटली वर्स ऑफ होते हैं, देन इट इज जस्टिफाइड। अंडर द यूटिलिटेरियन कैलकुलस पब्लिक इंटरेस्ट इज जस्ड बाय द ऑगमेंटेशन ऑफ द नेट बैलेंस ऑफ सोशल सेटिस्फैक्शन। अब ये समझो,
नेट बैलेंस ऑफ सोशल सेटिस्फेक्शन, आपने डिसीजन लिया और उस डिसीजन से 100 लोग खुश थे और 10 लोग उसको अपोज कर रहे थे, तो इसका क्या आ जाएगा नेट बैलेंस, कि 90 लोग जो हैं एक्स्ट्रा फेवर में है, राइट। तो ये नेट सोशल सेटिस्फेक्शन से हम पब्लिक इंटरेस्ट को जज करते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ मेजर एथिकल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो मैं कल ही जिक्र कर रही थी। जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसको पढ़ना। आज के टाइम पे हम जस्टिस का जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो इसी मेजरली इसी थ्योरी पर बेस्ड है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे कई सारी चीजें आएंगी। पहले तो रोल्स प्रिंसिपल्स आएंगे, ओके। ये कहा गया है रोल्स प्रिंसिपल्स आर एसेंशियली एन इलेबोरेशन ऑफ एंग्लो सैक्सन कॉन्सेप्ट्स ऑफ फेयरनेस and these come close to what is called in economy Pareto optimality. Now please tell me what is Pareto optimality. अच्छा, इसमें देख लेना थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है वो 1971 में आती है। इट्स अ वर्क ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी एंड एथिक्स, जॉन रॉल ने पब्लिश करी थी ये, एंड इट्स एन अल्टरनेटिव टू द यूटिलिटेरियनिज्म, ओके। ये यूटिलिटेरियनिज्म का अल्टरनेटिव है एंड इट एड्रेसेस द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एज सोशली जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन अ सोसाइटी। द थ्योरी, okay, okay. The theory uses an updated form of Kantian philosophy and a variant form of conventional social contract theory. मतलब कहने का ये है कि कांतियन फिलोसफी का ये एक अपडेटेड वर्जन है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का एक डिफरेंट वेरिएंट है। बात ये वही कह रहा है, बात इसके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर ही बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कह रहे हैं। It's a political theory of justice as opposed to other forms of justice discussed in other discipline and context. यहाँ पर जिस तरीके के जस्टिस की बात हो रही है ना, आपने भी पढ़ा होगा अलग अलग जगह, देर आर 3 टाइप्स ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। तो यहाँ पर जो वो पॉलिटिकल जस्टिस की बात होती है, इसको बहुत बार रिफाइन करा गया, फाइनली 1971 में हमारे सामने आती है, ठीक है। सो सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी में इक्वालिटी और लिबर्टी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहाँ पर वो डेविड ह्यूम से इंस्पायर्ड होते हैं, ओके। अब ना तो आपने डेविड ह्यूम का पढ़ा होगा, ना इमैनुअल कांत का पढ़ा होगा एंड ऑल दिस थिंग्स, सो इफ यू गेट टू नो दिस ग्रेट थिंकर्स देन सो परफेक्ट, ओके। एनीवे, काफी डिफरेंट व्यू है इनका प्रीवियस थिंकर्स के मुकाबले, और यहाँ पर क्या होता है, वो ये मान के चलते हैं कि इमेजिन करो आपको अपनी सोसाइटी के लिए रूल्स बनाने हैं, ठीक है। आपको नहीं पता आप सोसाइटी में आपकी पोजीशन क्या होने वाली है, ओके। मान लीजिए समाज के 1000 लोगों को उठाया गया, उनको नहीं पता वो किस कास्ट से, किस रिलीजन से, किस जेंडर से बिलोंग करते हैं, कहाँ पर किस रीजन से वो बिलोंग करते हैं, और अब उन लोगों को बोला गया कि तुम रूल्स बनाओ। वो जो रूल्स बनेंगे ना, वो रूल्स अब सबके लिए इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप समाज के बिल्कुल लोअर कास्ट में पहुंच जाए, हो सकता है आप बिल्कुल अपर कास्ट में पहुंच जाए, हो सकता है आप डिफरेंट जेंडर में पहुंच जाए, डिफरेंट रिलीजन में पहुंच जाए। तो आप ये इंश्योर करोगे कि जितने भी रूल्स बन रहे हैं, जितने भी जस्टिस का कॉन्सेप्ट जो डेवलप हो रहा है, वो सबके लिए फेयर हो। इसको कहा जाता है वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल ऑफ इग्नोरेंस मतलब जब आप रूल्स बनाने जा रहे हो तो आप अपना जो पोजीशन है, जो स्टेटस है समाज में, वो भूल रहे हो। सबके लिए इक्वल रूल्स बनेंगे तब, ओके। सो ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एवरीवन डिसाइड्स प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस फ्रॉम बिहाइंड अ वेल ऑफ इग्नोरेंस। वेल क्या होता है? वेल पर्दे को बोलते हैं, ओके। इज वन दैट एसेंशियली ब्लाइंड्स पीपल टू ऑल फैक्ट्स अबाउट देमसेल्व्स सो दैट दे कैन नॉट टेलर प्रिंसिपल्स टू देयर ओन एडवांटेज। हम ये कहते हैं ना कि जो लोग रिच लोग होते हैं, जो पावर में होते हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए क्या करते हैं, रूल्स को बनाते हैं। हम हमेशा से सोसाइटी में कंप्लेन करते आ रहे हैं। तो मान लो आपको अगर कानून बनाने के लिए कह दिया जाए और आपको नहीं पता आप कानून के बहुत भोगी होगे या उससे आपको फायदा मिलेगा, तो जब आप कानून बनाते हो ना, तो ये बहुत बेनिफिशियल होता है, ये समाज में फिर सबके भले के लिए होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, नो वन नोज
No one knows his place in society, his class position or social status, nor does anyone know his fortune in the distribution of natural assets and liabilities, abilities, his intelligence, strength, and the like. I shall even assume that parties do not know their conception of the goods or their special psychological propensities. The principles of justice are chosen behind a veil of ignorance. उस सिचुएशन में जब आप रूल्स बनाओगे तो वो रूल्स जो है वो जस्ट होंगे. ओके, इसको पढ़ लेना प्लीज. लेकिन इनके दो प्रिंसिपल्स हैं जो हमें पढ़ने हैं. जस्टिस के दो प्रिंसिपल्स होते हैं. पहला है every person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with the similar system of liberty for all. हर एक इंसान को बाकी इंसानों की तरह ही लिबर्टी प्रोवाइड की जाएगी. देयर कैन नॉट बी डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट पीपल. पहली बात. देन सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रहेगी. आप इनइक्वालिटीज को रिमूव नहीं कर सकते. ओके, इनइक्वालिटीज रहेंगी किस प्रकार की? सोशल और इकोनॉमिक. आप इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात कैसे कर सकते हो? पॉसिबल है भी, जिसके पास जितने रिसोर्सेज वो उतना ज्यादा रिच. इक्वालिटी पॉसिबल नहीं है. लेकिन ये इनइक्वालिटी जो है आपने इस तरीके से अरेंज करनी है ताकि द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ द लीस्ट एडवांटेज्ड कंसिस्टेंट विद द जस्ट सेविंग प्रिंसिपल्स एंड attached to office and positions open to all conditions of fair equality of opportunity. पहला, जो सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज है उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है. दूसरा, कि सबको जो है वो बराबर मौका मिले. फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि टुमारो आई वांट टू बी रिच बट आई डोंट हैव एक्सेस टू द रिसोर्सेज. I want to be in the civil services, but I don't have access to be in the civil services. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. आपके पास जो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी है वो इस तरीके से होनी चाहिए. कहने का मतलब ये हुआ, जैसे हम रिजर्वेशन की हम बात करते हैं तो रिजर्वेशन एक प्रकार के इनइक्वल सिस्टम ही तो है. लेकिन रिजर्वेशन से किसको फायदा हो रहा है? लीस्ट एडवांटेज को फायदा हो रहा है. ओके, एंड यहाँ पर क्या होना चाहिए? फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. हम देते हैं ना रिजर्वेशन के थ्रू, जो लोग बिल्कुल भी हम मानते हैं हिस्टोरिकली पिछड़े हुए लोग हैं तो हम उनको रिजर्वेशन देते हैं कि ठीक है तुमको 40% 30% रिजर्वेशन मिलेगा. तो फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए. लीस्ट एडवांटेज को सबसे ज्यादा फायदा होना चाहिए. एंड देयर मस्ट बी इक्वालिटी फॉर ऑल. इट्स अ थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रपोज्ड बाय जॉन रॉल. ठीक है, इसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इसको आप बोलते हो ग्रेटेस्ट इक्वल लिबर्टी प्रिंसिपल. और सेकंड जो प्रिंसिपल है इसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रिंसिपल बोल सकते हो आप, या फिर डिफरेंस प्रिंसिपल भी बोल सकते हो. इंटरेस्टिंग है, जॉन रोल को पढ़ना डिफिकल्ट नहीं है. टाइम मिले तो जरूर पढ़ना. अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे. एक और टर्म आई है यहाँ पे, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी. ये कई जगह आएगी आपके, याद रखना. खास करके जब आप पब्लिक पॉलिसी पढ़ोगे ना तो वहां पर पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, पैरेटो एफिशिएंसी आएगी. सो ऑप्टिमल क्या होता है? ऑप्टिमल कंडीशन किसको बोलते हो आप? ऑप्टिमल तो एक इंग्लिश वर्ड है ना. ऑप्टिमैलिटी क्या होता है? ऑप्टिमल कंडीशन. यूटिलिटेरियन में क्या था? मैंने जब आपको यूटिलिटेरियन बताया था तो मैंने एक फ्रेज ऐड करी थी कि यूटिलिटेरियन में जब आप दूसरे लोगों के लिए काम करते हो, जब आप मैक्सिमम लोगों को मतलब बेनिफिट कर रहे हो, तो चांसेस है कि कुछ लोग जो हैं वो उनका नुकसान होगा ही होगा. अगर आप 1 लाख लोगों को पानी पहुंचाने के लिए डैम बना रहे हो तो ऑब्वियसली वहां के एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनका नुकसान होगा ही होगा. इट्स अ यूटिलिटेरियन कॉन्सेप्ट. लेकिन पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या होती है? एक सेकंड.
You are muted. कब से म्यूटेड हूँ मैं? मैम जब से आपने लिखना शुरू किया। लेट मी रिपीट माई सेल्फ। ओके, तो आई वॉज टेलिंग यू कि यूटिलिटेरियन फिलोसफी जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था यूटिलिटेरियन फिलोसफी में मैक्सिमम बेनिफिट आप मैक्सिमम लोगों को देते हो, लेकिन इस सिचुएशन में, इस प्रोसेस में कुछ लोगों का नुकसान भी होता है। एग्जाम्पल, डैम कंस्ट्रक्शन के दौरान जो लोग डिस्प्लेस होते हैं उनका आप एग्जाम्पल यहाँ पर यूज कर सकते हो। लेकिन पैरेटो ऑप्टिमैलिटी में क्या होता है? मैक्सिमम बेनिफिट टू द मैक्सिमम पीपल विदाउट मेकिंग एनीवन वर्स ऑफ। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जब आप ज्यादातर लोगों का भला करते हो, वो जो कंडीशंस आती है, वो जो ऑप्टिमल कंडीशन आती है, उसको पैरेटो ऑप्टिमैलिटी बोलते हैं। एफिशिएंसी की वो कंडीशन जहां पर आप जितने लोगों का भला कर सकते थे आपने किया बिना किसी का नुकसान किए। इट्स अ पैरेटो ऑप्टिमैलिटी। पॉलिसी मेकिंग में खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में पैरेटो ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब इस लाइन पे वापस आओ। अच्छा, एंग्लो सेक्शन और देयर आर टू टाइप ऑफ सिस्टम। एक होता है कॉन्टिनेंटल। देखो, यूरोप की अगर आप बात करो तो यूरोप में दो तरीके का लीगल सिस्टम प्रेवलेंट है। लीगल सिस्टम एक है एंग्लो सैक्सन और दूसरा है कॉन्टिनेंटल। ठीक है, ये प्रेवलेंट है मेनली यूके में एंड बाकी कंट्रीज में, और कॉन्टिनेंटल सिस्टम प्रेवलेंट है फ्रांस में। क्या डिफरेंस है इसमें? एंग्लो सैक्सन मानते हैं these people believe in the rule of law, ओके, एंड यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। क्या डिफरेंस है रूल ऑफ लॉ में? इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून सबके लिए बराबर है ना? आप कोई भी हो सकते हैं, लेकिन रूल और लॉ इज इक्वल फॉर यू, एवरीबडी। आपने अगर क्राइम किया है तो कानून सबके लिए बराबर है, रूल ऑफ लॉ। कॉन्टिनेंटल सिस्टम में फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, जिसमें यह कहा जाता है कि जिनके पास ज्यादा पावर है, समाज में इनइक्वालिटी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास पावर नहीं होती। तो जब समाज में इनइक्वालिटी है तो आप इनके लिए इक्वालिटी इंट्रोड्यूस करके इनके साथ इनइक्वालिटी तो कर रहे हो, इनजस्टिस तो कर रहे हो। तो इन लोगों के लिए इनइक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, इनइक्वल ट्रीटमेंट फॉर द इनइक्वल पीपल। दिस इज कॉन्टिनेंटल सिस्टम, इट्स अ लीगल सिस्टम। तो ये कहा गया कि जब आपके पास ज्यादा अथॉरिटी थी, ज्यादा पावर थी, तो आपको डिफरेंट तरीके से बिहेव करना चाहिए था ना। अगर आप कानून को तोड़ते हो, आप लॉ वायलेट करते हो, तो आपके लिए तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट मतलब पेनल्टीज होनी चाहिए, है ना? तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ को थोड़ा सा मतलब रिफाइन किया जाता है, एंड दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। रूल ऑफ लॉ तो समझते हो ना, आर्टिकल 14 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या वो भी बताना पड़ेगा? माय डियर रोमा। हम तो बेसिकली इक्विटी एंड इक्वालिटी टाइप्स हो गए ना दोनों। हाँ, बिल्कुल, कुछ कुछ वैसा ही है। अब ये देखो, Rawls principles are essentially an elaboration of the Anglo-Saxon concept of fairness, and these comes close to what is called in economics Pareto optimality. Making sense? एक लाइन में तीन कॉन्सेप्ट है, तीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। That's why New Horizon demands that you should have the prior knowledge. Okay. तो Rawls सजेस्ट करते हैं टू बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस टू टेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। पहला होता है, one of these is that each person is to have equal right to the most extensive basic liberty compatible with the similar liberty for others, जो मैंने आपको अभी बताया। The other principle postulate that social and economic inequalities are to be arranged so that they both are reasonably expected to be everyone's advantage and attached to positions and offices open to all. Okay. So in case of conflict between these two principles, the second principle is expected to prevail and give way to the first.
इन दोनों प्रिंसिपल्स में अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए, डायलेमा आ जाए, तो सेकंड प्रिंसिपल को फॉलो किया जाना चाहिए. Rational decision making in public administration has to have an ethical framework. The principles of John Rawls provide an operating logic for the determination of public interest by the decision makers. तो जब पब्लिक इंटरेस्ट को फॉलो किया जा रहा है, जब डिसीजन मेकर्स डिसाइड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे फिर आप ये इक्वालिटी का ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे, आप जस्टिस का ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे, तब जाकर के आपको डिसीजन बनाना. जैसे अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है बचपन में, स्कूल टाइम पे, तो एनसीईआरटी के कई बुक्स में महात्मा गांधी की एक स्टेटमेंट आती है. तो वो उसमें ना वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूँ, जब भी तुम्हें कोई फैसला लेना हो तो अपनी आंखें बंद करना, और जिस भी जो सबसे गरीब आदमी जिससे तुम मिले हो उसके बारे में सोचना, और तब ये देखना कि तुम्हारा जो फैसला है क्या उस इंसान के लिए फायदेमंद होगा, क्या उसके लिए कुछ अच्छा करेगा. तब आप ये मानना कि हाँ आपने सही डिसीजन लिया है. और एक्चुअल में यही है. ठीक है, एक्चुअल में यही बात यहाँ पर कही गई. सो इंट्यूशनिस्ट फिलॉसफी जो है, जो फर्स्ट हमने पढ़ी थी, ये स्टेटस को एक्सप्लेन करती है, जस्टिफाई करती है. परफेक्शनिस्ट फिलॉसफी एक्सीलेंस की बात करती है, एंड ऑब्वियसली एंटी डेमोक्रेटिक है. यूटिलिटेरियन ठीक है, टोटल सोशल गुड को प्रमोट करने की बात करती है, बट ये मानती है कि कुछ लोग जो है उससे वर्स कंडीशन में जाएंगे. इन सब में रॉल्स की जो थ्योरी है वो ज्यादा बैलेंस्ड हमें नजर आती है. एंड एज राइटली ऑब्जर्व्ड बाय निकोलस हेनरी, इट रिप्रेजेंट अ वर्केबल वे फॉर डिटरमाइनिंग द पब्लिक इंटरेस्ट बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर. यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट को अगर डिटरमाइन करना है कि व्हाट इज इन पब्लिक इंटरेस्ट, द एडमिनिस्ट्रेटर विल से वट एवर आई से इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट. तो भाई आपकी तो मन मर्जी हो गई ना, आप जो कर रहे हो उसको कुछ स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए उसको जज करने का, कि आपने जो कहा है सही गलत जो भी है. तो उसके लिए जो जजमेंट है वो कहाँ से आ रही है, वो रोल्स थ्योरी से आ रही है, थ्योरी ऑफ जस्टिस से आ रही है. मेकिंग सेंस? इसको दोबारा से रीड करना पब्लिक इंटरेस्ट को. ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तभी तो फिर हम आंसर्स लिखते टाइम या जो टर्म्स होती है उनको एक्सप्लेन करते टाइम हम फिर पजल होते हैं, है ना. तो आपको पब्लिक इंटरेस्ट, चार चीजें पता चली, चार डिफरेंट फिलोसफी पता चली, और ये कभी भी पूछी जा सकती है. पैरेटो ऑप्टिमैलिटी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, कभी भी अगेन जब भी इनका रेफरेंस आएगा, आई विल आस्क यू टू एक्सप्लेन. अच्छा मुझे ये बताओ, फेयरनेस और जस्टिस में क्या फर्क होता है? बूझो तो जाने. चलो मैं लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, लेकिन आप लोग मुझे जरूर बताएंगे अभी.